की उन्नत खेती गार्लिक फार्मिंग। लहसुन की खेती जब आप करते हैं तो कौन सी बेस्ट वैरायटियों को लगाना चाहिए, बुआई के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए, पहली और दूसरी जो फर्टिलाइजर्स कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, ताकि पीलापन दूर चला जाए और कंद के विकास का जो डेवलपमेंट है, कंद का विकास बहुत अच्छे से हो। तो संपूर्ण जो जानकारी है, चाहे हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें, दवाइयों की बात करें, थ्रिप्स है, जलेबी रोग है, या फिर जो जड़ गलन की समस्या आती है, बीज उपचार किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी फंगीसाइड से करना चाहिए, चौपाई करते समय कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी, चाहे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों, सकड़ी पत्ती खरपतवार परेशान कर रहे हों, तो संपूर्ण जो जानकारी है आपको डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। लहसुन के जो बाज़ार भाव हैं, जो लगभग पिछले 1 साल से बाज़ार भाव काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ज़रूर नहीं कि आपको बहुत अच्छे अभी रेट चल रहे हैं तो आप लहसुन को बहुत ज़्यादा लगा दें, ऐसा नहीं है। लहसुन के जो बाज़ार भाव हैं आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एवरेज रेट ही आपको पकड़ के चलना है। लहसुन की खेती आपको ज़्यादा रेट देख करके खेती नहीं करनी है, एवरेज रेट देखकर ही आपको खेती करना चाहिए। हाँ, ज़रूर है कि लहसुन के जो बाज़ार भाव हैं वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो आप लहसुन की खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। सबसे पहले टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, यानी अनुकूल समय। तो लहसुन की खेती अक्टूबर से शुरू होती है और नवंबर तक बुआई की जाती है। कुछ किसानों ने सितंबर के मध्य या फिर सितंबर लास्ट वीक तक बुआई कर दी है। ध्यान रखिए, आपके इलाकों पर यदि बरसात मध्यम होती है या फिर सितंबर अंत तक एकदम जो बरसात एंड हो जाती है, तो फिर सितंबर अंतिम सप्ताह में भी आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन सितंबर महीने पर छुटपुट बरसात होती है तो फिर आप सितंबर महीने पर लहसुन की बुआई ना करें। इसके लिए सबसे अनुकूल जो समय है वो है मध्य अक्टूबर। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह या फिर पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो मध्य अक्टूबर पर आपको लहसुन की बुआई कर देनी चाहिए। जलवायु और तापमान की बात करते हैं तो लहसुन एक ऐसी फसल है, गार्लिक फार्मिंग, इस फसल के लिए जो सर्दी वाला मौसम, ठंडक मौसम में रहती है तो काफ़ी अच्छे से चाल और बढ़वार हमको देखने के लिए मिलती है। जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस, यानी मौसम में ठंडक रहती है, मौसम में नमी रहती है, तो चाल बढ़वार काफ़ी अच्छी देखने के लिए हमको मिलती है। यानी ज़्यादा टेम्परेचर इस फसल के लिए थोड़ा सा बढ़वार में, कंद विकास में रुकावट पैदा करता है। तो मौसम में जितनी अच्छी ठंडक रहेगी उतनी अच्छे से जो फसल है वो चाल लेने वाली है। वैरायटियों की बात करते हैं जो कि सबसे मेन टॉपिक है। देखिए, हर एक वैरायटी अपने राज्य के हिसाब से विकसित की जाती है, एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ही वैरायटियों को रिलीज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब हरियाणा वाली वैरायटी को आप मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश वाली वैरायटी को, राजस्थान वाली वैरायटी को आप हरियाणा में लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने एरिया के हिसाब से ही बेस्ट वैरायटी का चुनाव करेंगे, वही वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। बाकी ओवरऑल इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की जो उपज क्षमता है काफ़ी अच्छी है, बेस्ट वैरायटी हैं, सर्वश्रेष्ठ वैरायटी हैं। तो हमने पहले पायदान पर G282 वैरायटी को रखा है, दूसरे पायदान पर हमने G50 वैरायटी को रखा है, तीसरे पायदान पर G2 वैरायटी है और ऊटी लहसुन। यह 4 किस्में हमको सबसे बेस्ट लगी हैं। और जो G50 वैरायटी का जो कंद है काफ़ी बड़ा आता है, ब्राइट आता है और चमक क्वालिटी काफ़ी अच्छी, उड़ के बिकने वाली वैरायटी। बाकी चारों की चारों वैरायटी काफ़ी बेस्ट वैरायटी हैं। किसानों के कमेंट्स आते हैं कि जिन इलाकों पर हमने G2 लहसुन को लगाया है वहाँ पर यदि हम देसी को लगा रहे हैं तो उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो आप G2 को लगा रहे हैं तो G50 को लगा सकते हैं, G282 वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं, उत्पादन में थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिलता है। और देसी वैरायटी की जगह आप G2 लहसुन को लगा सकते हैं, G50 को लगा सकते हैं, G282 और ऊटी लहसुन हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है। और आपके एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, आपके एरिया में जो बेस्ट किस्म हो उसी किस्म को लगाएं। उस वैरायटी से ज़्यादा उत्पादन कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में हम बेसल डोज और जो खास शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छा आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, फसल का जो
मेन पार्ट्स होता है या फिर जो मेन रूट सिस्टम होता है वो होता है बेसल डोज। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जब हम बुआई करते हैं तो जड़ों को मजबूत रखे, कंद के विकास के लिए और खासकर बढ़वार के लिए, पैदावार अधिक के लिए बेसल डोज में यदि आप एक बेस्ट वाली कॉम्बिनेशन खाद बेसल डोज के समय प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है, यह एक कंद वाली फसल है। जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, जिमीकंद, यह वो फसलें होती हैं जिन पर नाइट्रोजन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, खासकर फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर, इन तत्वों की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यदि हम बेसल डोज के समय फास्फोरस, पोटास, सल्फर तत्वों की पूर्ति करेंगे तो हमको एक अलग प्रकार की चाल और एक अलग प्रकार की पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो बेसल डोज में हम सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है, सल्फर और कैल्शियम की मात्रा होती है। 50 किलोग्राम दानेदार एसएसपी का आपको प्रयोग करना है। इसके साथ आपको डाई अमोनियम फास्फेट 1846, डीएपी खाद 50 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम और सल्फर, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो कि रोगों से लड़ने की ताकत, मौसम के प्रति सहनशील, जो एक प्रकार से मौसम से लड़ने की, क्लाइमेट्स जो स्ट्रेस होता है ना, उससे लड़ने की ताकत देता है सल्फर। तो बेंटोनाइट सल्फर 6 किलोग्राम आपको लेना है। और आपने तो सुना ही होगा कि जड़ गलन की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो इसके लिए थायोफेनेट मिथाइल या फिर बाविस्टिन, दोनों में से कोई एक 500 ग्राम इन्हीं खादों के साथ मिलाकर प्रयोग जरूर कर लेना। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उस समय प्रयोग करेंगे तो आपको लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बाकी खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद पहले तो अच्छे तरीके से कल्टीवेटर है, तोता हल से 1 से 2 बार प्लॉविंग करा लीजिए। उसके बाद गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर करके ठीक तरीके से रोटावेटर या फिर हैरो से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। और आपको पता ही है कि जैसे पंजाब, हरियाणा की जो मिट्टी है, इनकी पीएच वैल्यू 8 या फिर 8 से अधिक है। जिन इलाकों की पीएच वैल्यू 8 से अधिक होती है वहाँ पर यूरिया बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, उत्पादन भी घटता है और खाद देने के बाद भी हमको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि देसी गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है या फिर हरी खाद ढेंचे की बुआई करके कंपोस्ट कर दीजिए, मिला दीजिए मिट्टी पर, तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव है, जो फास्ट रिजल्ट देने वाला और पीएच को बैलेंस करने वाली चीज़ है, वो है जिप्सम। यदि आपकी पीएच वैल्यू, मृदा की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है तो ऐसी कंडीशन पर 50 किलोग्राम जिप्सम बहुत सस्ता होता है और रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए मिलता है। यदि पीएच पता करना है तो मृदा परीक्षण अवश्य करा लीजिए, ताकि पता चल जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व कितना है और पीएच की मात्रा कैसी है। बाकी उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो 160 किलोग्राम से लेकर के 200 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और जो कांदी हैं, कलियों का वजन लगभग 7 से 8 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और जो आप कलियों को लगा रहे हैं लहसुन की, वो स्वस्थ होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए और छोटा साइज़ ना हो। काफ़ी 7-8 ग्राम तक का साइज़ बहुत अच्छा माना जाता है। और जो सीड्स से आप खाद बीज दुकानों से भी खरीद सकते हैं, व्यापारी से खरीद सकते हैं, या फिर प्रगतिशील जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, इनसे भी आप जो सीड्स है खरीद सकते हैं लहसुन का। बाकी उन्नत किस्मों को ही आपको खरीदना चाहिए। लहसुन की फसल पर बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गार्लिक फार्मिंग है, इसमें एक समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है। काफ़ी किसानों ने तो लहसुन की खेती करना लगभग कम भी कर दिया है। तो बीज उपचार यदि आप करेंगे तो अंकुरण बहुत अच्छा होगा। पहली बात है, अंकुरण जर्मिनेशन बहुत लाजवाब होगा। जड़ों में जो फंगस लगता है 0 दिन से लेकर के जब हम बुआई करते हैं ना, तो काफ़ी नाजुक स्थिति में हमारी फसल होती है, तो जड़ में काफ़ी ज़्यादा फंगस लगते हैं। तो इसके लिए बीज उपचार करना ज़रूरी है। जड़ गलन की समस्या आती है और फंगस से बचाने के लिए आप बीज उपचार ज़रूर करें। इसके फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं, यानी खर्च बहुत कम है और फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए हम आपको 3 फंगीसाइड बताएंगे, तीनों के तीनों बेस्ट हैं और सब में अलग अलग साल्ट हैं। एक आती है झेलोरा, 3 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर सकते हैं आप। पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। सिजेंटा कंपनी की बाइब्रेंस इंट्रीगल, आप यह जो साल्ट देख रहे हैं ना, 3 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार कर सकते हैं। या फिर यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन्स 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार कर सकते हैं। झेलोरा, बाइब्रेंस इंट्रीगल या फिर इलेक्ट्रॉन,
यह 3 फंगिसाइड बताई हैं जो कि बीज उपचार करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। एक और तरीका है कि इनमें से कोई एक फंगिसाइड आपको लेना है। मान लीजिए कि आपको 1 क्विंटल सीड्स को ट्रीटमेंट करना है तो 300 ml आपको फंगिसाइड लेना। तीनों में से कोई एक को 300 ml 2 लीटर पानी में घोल करके 1 क्विंटल बीजों को उपचार करें, 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद आप बुआई करें, चौपाई करें। लहसुन की बुआई और चौपाई किस प्रकार करना चाहिए, आइए बात करते हैं। नॉर्मल तरीके से लहसुन की खेती करेंगे तो आपको एवरेज ही उत्पादन मिलेगा जितना मिलता आ रहा है। तो लहसुन का ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए बेड विधि से खेती करें। बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट रखना है, बेड से बेड की दूरी आपको 2 फीट रखना है और बेड की ऊंचाई 1 फीट, आधा 1 फीट रखेंगे तो भी कंद का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो बेड बना करके बेड मेकर फिर बेड राइजर से आप बुआई करें। जो हमने बेसल डोज के समय खादों के नाम बताए हैं वह बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आप बेड तैयार करा सकते हैं और एक बेड पर 4 से लेकर के 5 लाइनों पर आपको बुआई करनी चाहिए, यानी आपको लहसुन को लगाना चाहिए। और एक और बात अच्छी है कि आप सूखे खेतों में बुआई ना करके यदि आप पलेबक करके चौपाई करते बुआई करते हैं तो अभी अंकुरण काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। यानी पहले सिंचाई करें और जब खेत में ट्रैक्टर चल सके तो इस हिसाब से खेत की तैयारी करके फिर बुआई करेंगे। पलेबक करके बुआई भी की जा सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और यदि आप सूखे खेतों पर बुआई कर रहे हैं तो तुरंत बाद आपको बुआई के तुरंत बाद आपको हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बाकी डिस्टेंस की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। 5 से लेकर के 6 लाइन लगाइए, फिर 2 फीट का अंतर रखिए, यानी बेड विधि से खेती करिए। बाकी रही बात इरिगेशन की, सिंचाई की, तो सूखे खेतों में यदि आप बुआई कर रहे हैं तो तुरंत बाद सिंचाई करें। बाकी सिंचाई हल्की हल्की करनी चाहिए और पहली जो सिंचाई है 15 दिन के बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई इसी प्रकार 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब कंद का विकास हो रहा हो उस समय सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खरपतवार नाशक स्प्रे करने से परहेज करना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मज़दूरों की मदद से, खुरपी की मदद से निराई गुड़ाई करें। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो 2 निराई गुड़ाई करना चाहिए। इससे हमारी जो फसल है ना काफ़ी अच्छी चाल बढ़वार और ग्रीननेस आती है। तो इससे क्या होता है निराई गुड़ाई करने से कि वायु का संचारण जड़ तक, कंद तक अच्छे से होने लगता है। इसीलिए फसल में एक अच्छी प्रकार की, एक अलग प्रकार की चाल देखने के लिए मिलती है। तो निराई गुड़ाई तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप खरपतवार नाशक का स्प्रे भी कर सकते हैं। खरपतवार नाशक 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बुआई के समय जब आप खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड यानी बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथालिन 30% EC 20 लीटर पानी में 100 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है। ये तो बात हो गई जब बुआई कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 20-25 दिन की फसल है, हमने अभी तक कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया है और खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं, फसल 25 से 30 दिन तक की हो गई है, तो ऐसी कंडीशन पर भी खरपतवार नाशक दवाई आती हैं जिनका स्प्रे आप ले सकते हैं। तो समझ लीजिए 25 दिन के आसपास की आपकी फसल हुई है तो पहले सिंचाई कर लीजिए। जड़ों के पास नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं और सकली पत्ती खरपतवार हैं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्रोपाक्विजाफॉप 5% और ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% जो EC फॉर्म में आती है ना, दवाई आती है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, 300 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, सिंचाई जरूर कर लीजिए। बाकी आपकी लहसुन की फसल पर केवल चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो डाउ की जैसे गोल के नाम से आती है, आप साल्ट देख रहे हैं 150 ml प्रति एकड़। और केवल सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो एजल है, बिप सुपर है, टर्गा सुपर है, तो इन तीनों में से कोई एक को 250 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो प्रोपाक्विजाफॉप और ऑक्सीफ्लोरोफेन सबसे बेस्ट काम करेगी। चौड़ी पत्ती के हैं तो चौड़ी के लिए अलग खरपतवार नाशक, सकड़ी के लिए अलग खरपतवार नाशक, और बाकी चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार नाशक को भी मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो याद रखिए, वैसे तो ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो निराई गुड़ाई ही
ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। बाकी यदि आप खरपतवार नाशक स्प्रे कर ही रहे हैं तो फसल को झटका आ सकता है, फसल में पीलापन दिख सकता है या फिर हल्की हल्की पत्तियां ऊपर से जल भी सकती हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, नमी अच्छी होगी तो फिर रिजल्ट आपको जो रिकवर है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। गलती से दूसरी खरपतवार नाशक का स्प्रे हो जाता है या फिर तेज कॉम्बिनेशन स्प्रे हो जाता है, फिर हमारी फसल को झटका आ गया, तो इसके लिए एक बूस्टर डोज है कि NPK 19-19 1 किलोग्राम, ग्लूकोज 250 ग्राम और सिएप्टोन 250 ml यदि आप 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देंगे तो पीलापन जो काफ़ी ट्रेस में हमारी फसल आ गई है, काफ़ी समस्या क्रिएट हो गई है, तो जो झटका से यह जो डोज है वो बचाएगा। जब आपको लग रहा है कि 7-8 दिन हो गए, अब हमारी फसल थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग गया, तो फिर आवश्यकता अनुसार जो बूस्टर डोज की स्प्रे करने की आवश्यकता है। ज़रूर नहीं कि एकदम आप कर ही दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसके लिए हमने यह कॉम्बिनेशन बताया है। बाकी नॉर्मल किसानों को स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। लहसुन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि इसमें जड़ गलन की समस्या आती है, थ्रिप्स की समस्या आती है, माइट्स, सफ़ेद मक्खी, सुंडी, वाइट ग्रब, पर्पल ब्लॉच और जलेबी रोग की समस्या आती है। और समस्या आने के लिए जैसे पीलापन है, पत्तियों को सूखना, यह समस्या हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके लिए हम 2 से 3 स्प्रे बताएंगे जिसमें हमने फंगीसाइड, कीटनाशक, NPK को मिलाकर स्प्रे करा रहे हैं ताकि हमारी फसल फंगस से मुक्त रहे, कीटों से मुक्त रहे और चाल बढ़वार भी अच्छी हो, यानी ओवरऑल पैदावार हमको अच्छी देखने के लिए मिले। तो फर्स्ट स्प्रे पर जब 35 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है तो हमको डाइमेथॉयड रोगोर लेना है 250 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 80 ग्राम, M45 फंगीसाइड आपको लेना है 300 ग्राम और 19-19-19 500 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन चिप को 50 ml 1 एकड़ में जरूर मिला लेना ताकि जो घोल है पत्तों पर अच्छी तरीके से चिपक जाए। सेकंड स्प्रे की बात करते हैं तो जो सेकंड स्प्रे है 45 से 50 दिन के आसपास की हमारी गार्लिक क्रॉप हो जाती है, तो इस समय अब देखिए थ्रिप्स का प्रकोप थोड़ा बढ़ेगा और हमको एक बेस्ट वाली दवाई का स्प्रे करना है। तो BASF कंपनी की एक्सपोना 17 ml, अदामा की कस्टोडिया फंगीसाइड 200 ml, इन दोनों को घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तीसरे स्प्रे पर 65-70 दिन यदि आपको लग रहा है कि 65-70 दिन के आसपास की फसल हुई है और थोड़ा कीटों का, फंगस का प्रकोप है, तो फिर तीसरा स्प्रे भी आप चला सकते हैं। डाउ की डेलीगेट 200 ml, प्रोफेक्स सुपर 250 ml और बायर कंपनी की नेटिवो फंगीसाइड आती है 100 ग्राम। इन तीनों को 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे तो फंगस जैसी समस्या, कीट जैसी समस्या से आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लहसुन की फसल पर यह 3 स्प्रे आवश्यकता अनुसार यदि आप इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। जो खाद शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक कंद के विकास के लिए, बढ़वार के लिए और अधिक पैदावार के लिए। खाद शेड्यूल में जो फर्स्ट खाद है 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी बेस्ट कंपनी का 5 किलोग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। जड़ों से 2 से 3 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। और एक चीज़ और, यदि आप कहीं निराई गुड़ाई करके इन खादों का प्रयोग करेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे उपज में। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है तो हमको सल्फर लेना है 90% वाली 5 किलोग्राम। यदि आप एक काम कर सकते हैं कि आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग किया है तो इस समय सेकंड खाद में जब हम सल्फर की बात कर रहे हैं तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं। सल्फर की जगह आप सागरिका 10 किलोग्राम और यूरिया 45 किलोग्राम का प्रयोग करें। यह 2 खाद देने की आवश्यकता है। कुछ किसानों के खेतों में पीलापन की समस्या थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी सब खाद देने के बाद भी पीलापन ना जाए तो हम आपके लिए एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन बताते हैं। अमोनियम सल्फेट 15 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग कर लीजिए। कैसा भी पीलापन हो, कैसी भी चाल रुकी हुई है, एकदम आपकी जो फसल है ना सेहतमंद और काफ़ी स्वस्थ हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझें। और कंद गलन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो जड़ गलन की समस्या आती है ना, इसके लिए जड़ गलन के लिए आप साफ या फिर बाबिस्टिन
500 ग्राम यूरिया के साथ आप मिलाकर प्रयोग करें। यानी जब भी आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं यूपीएल की साप को या फिर बाविस्टिन फंगिसाइड, इनमें से कोई एक आधा किलो यदि प्रयोग करेंगे, सॉइल एप्लीकेशन स्प्रे नहीं, सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बाकी आप एक काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और उपाय जो प्रिवेंटिव में आपको जरूर करना चाहिए, यदि जड़ गलन से आपको बचना है, प्रिवेंटिव में ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अच्छे हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम उत्पादन की बात करें तो इस प्रकार आप फर्टिगेशन और प्रॉपर देखभाल करते हैं तो जो उत्पादन है 60 से 70 कुंटल तक 1 एकड़ से आप निकाल सकते हैं। बाजार भाव की बात करें तो अभी जो रेट चल रहा ना कि 35,000 40,000 रुपये कुंटल, तो इस रेट को हमको देख करके खेती नहीं करना है। हमको एक एवरेज 7 से लेकर के 10,000 रुपये कुंटल का ही एक एवरेज देख के चलना है। तो यदि हमको 10,000 रुपये कुंटल का भी रेट मिलता है तो बहुत अच्छा रेट माना जाता है। बाकी रेट अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आमदनी तो बहुत अच्छी होने वाली है। यदि हम 35 से 40,000 रुपये कुंटल का रेट में यदि कैलकुलेशन करेंगे तो 50 लाख करोड़ों में बात जाने वाली है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो जायज़ है, जो एवरेज हमको रेट मिलते हैं उन्हीं की बात करने वाले हैं। यदि ये तो बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि उत्पादन अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी की लहसुन को आप निकालते हैं और अच्छा उत्पादन होता है तो आपको आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है और लागत की बात करते हैं तो 60,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये लागत आती। लेकिन अभी जो यदि हम सीड्स के रेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। यानी सीड्स को ख़रीदना ही यह सबसे बड़ा काम बन गया है। तो बेस्ट वैरायटी खरीदें और अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि महंगी है तो जहां हम 4 एकड़ में लगा रहे हैं 16 एकड़ में लगा दी, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से लॉजिक लगा करके लहसुन की खेती कीजिए। ऐसा नहीं है कि महंगी है तो एकदम आंख बंद करके बुआई करना, बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने हिसाब से लॉजिक विवेक लगा करके, अनुभव लगा करके हिसाब से रकबा को बढ़ाएं और घटाएं। बाकी लागत का जो मेन पार्ट है वो है सीड्स को खरीदना। जब हम बीज को खरीद रहे हैं 1.5 से 2 कुंटल 1 एकड़ में हमको बीज लग रहा है तो यही लागत काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और यदि इस हिसाब से यदि हम खेती करेंगे तो 1 लाख रुपए तक हमारी लागत लग सकती है। तो इस प्रकार यदि आप लहसुन की खेती करते हैं, गार्लिक फार्मिंग करते हैं तो आमदनी भी काफ़ी अच्छी होगी। और हमारे किसान भाई प्रॉपर, अब जरूर नहीं कि हमने जो 3 स्प्रे बता दिए, 3 स्प्रे आपने उठाए और स्प्रे कर दिए, अपनी फसल को भी तो देखिए। फसल डिमांड क्या कर रही है, मांग क्या कर रही है, कौन से तत्वों की कमी है, कौन सी समस्या है, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझ करके यदि स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो कम दवाइयों पर भी आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको लहसुन की खेती करना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा करके वीडियो बनाई। अब बारी है आपके एफर्ट की।